Good morning, children. Today I am going to revise revision history chapter number 1, the rise of nationalism in Europe, class 10. So let's begin the first topic of the chapter, that is Frederic Choriot, French artist, painting. We have already learned that the Frederic Choriot was a great French artist. He paintings so many things. He prepared a series of print visualizing his dream of world. It shows series of people of Europe and America marching in long train, offering homage to statue of Liberty, having torch of enlightenment in one hand and the Charter of Rights of Man in the other. On the foreground lie the shattered remains of the symbol of absolutist institution. Leading this procession is using a Switzerland. Germany, which was not united, is also seen with the black, red and gold flag. From the heavens above, Christ, saints and angels graze upon scenes as if blessing them, used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. This chapter deals with the issue of nationalism emerged as a force during the 19th century. ये पहला चैप्टर जो है वो राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित है. इसमें फ्रांस के कलाकारों ने एक सपना देखा था, विश्व का सपना देखा था कि सारा विश्व का राष्ट्रवाद किस रूप में होगा. इन कलाकारों ने कई ऐसी कलाकृति के द्वारा अपनी चित्र अंकित की, जिसमें यह दिखाया गया है बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मार्चिंग करते हुए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, स्वतंत्रता की मूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मार्च करते हुए. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, जिसके हाथों में एक ज्ञान की ज्योति है, एक ज्ञान का टॉर्च है, एक हाथ में चार्टर है राइट्स ऑफ मैन का, मानव अधिकारों का, और साथ ही साथ वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को भी चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है. उसमें उस एक प्रोसेशन की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में यूरोप, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड के बहुत सारे लोग अपने हाथों में झंडा लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जर्मनी के लोग भी हैं, जिसमें काले लोग भी हैं, और उन लोगों के हाथों में ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग भी है. और एक तरफ दिखाया जा गया है, एक तरफ स्वर्ग का चित्र अंकित है, जहाँ क्राइस्ट को दिखाया गया है, ईसा मसीह को दिखाया गया है, बहुत सारे संतों को दिखाया गया है, देवदूतों को दिखाया गया है. ये सारे लोग, ये सारे जो चित्र में हैं वो आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं. और इन कलाकारों ने भाईचारा को प्रदर्शित किया है इन चित्रों के माध्यम से, और पूरे दुनिया के राष्ट्र के रूप में उसे दिखाने की कोशिश की गई है. ये पूरा चैप्टर राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर दिखाया गया है. और ये 19th सेंचुरी के में कलाकारों ने, खासकर फ्रांस के कलाकारों ने विश्व की जो सपना देखी थी वो इस तरह से पहले परिदृश्य में दिखाया गया है. उसके बाद हम लोग आगे दूसरा चैप्टर में, दूसरा टॉपिक में देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन. जैसा कि इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. इसमें सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन की चर्चा की गई है.
इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुआ, राजनीतिक और संवैधानिक चेंजेस हुए, जिसमें सॉवरेंटी से मोनार्की में तब्दीली लाया गया। राजतंत्र, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, राजा का शासन, इसमें बदलाव आए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान की भावना को प्रदर्शित किया और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही नए राष्ट्र ध्वज को क्रिएट किया गया। स्टेट जनरल, जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका सभा थी, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दी गई। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्मुलेट किया गया, यानी पूरे फ्रांस में एक तरह की कानून व्यवस्था नागरिकों के ऊपर लगाई गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को भी अडॉप्ट किया गया। सारे देश में एक तरह के माप तौल और वेट को अडॉप्ट किया गया और आगे चलकर फ्रेंच भाषा पूरे फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे व्यवस्थित की गई। जो क्रांतिकारी लोग थे वो आगे जाकर चलकर वो यूरोपियन डेस्पोटिज्म को समाप्त किया और उसमें आगे चलकर एक राष्ट्र के रूप में उसे अस्तित्व मिला। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। स्टैंडर्ड एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे वो धीरे धीरे एक राजनीतिक संगठन में जुड़ते गए जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। उनकी एक्टिविटीज़ जो थी वो धीरे धीरे आगे तैयार होती चली गई। फ्रांस के जो सैनिक थे, फ्रांस के सैनिक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पनपने लग गई और ये कई युद्धों में फूट पड़ा। फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा ये राष्ट्रवाद के विचारधारा को बहुत तेज़ी से फैलाया गया। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की सत्ता आई और उसकी भूमिका रही। नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आते ही उसने कई तरह के सुधार किए। उसने तुरंत सबसे पहले मोनार्की को रिटर्न किया, राजतंत्र को फिर वापस लाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके आते ही डेमोक्रेसी का नाश हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसने प्रशासनिक काफ़ी सुधार किए थे। सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले सिविल कोड बनाए जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है और इस नेपोलियनिक कोड के द्वारा नागरिकों के कई अधिकार दिए गए और कई अधिकारों को हटाया भी गया। जैसे फ्रांस में जो समाज के उच्च वर्गों को जन्मजात प्रिविलेज मिलता था, सुविधाएं मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया गया और एक तरह के कानून व्यवस्था पूरे फ्रांस में लागू की गई। सारे नागरिकों के लिए एक कानून व्यवस्था हुई और राइट टू प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद उसने फेडरल सिस्टम को अबॉलिश किया और किसानों के सर्वडम और मोनेरियल ड्यूज को समाप्त किया, यानी बेगारी की प्रथा, गुलामी प्रथा वो समाप्त करके उनकी ड्यूज को भी समाप्त कर दिए गए। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो व्यापार के लिए बहुत बड़ा एक रास्ते का पत्थर था, एक बड़ी बड़ी रुकावट थी व्यापार में, उसको समाप्त कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को काफ़ी इम्प्रूव किया गया और पूरे देश में एक तरह के स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट को पूरे देश में लागू किए गए। देश के अंदर एक नेशनल करेंसीज को लागू किया गया। लेकिन ये जो है इतना कुछ होने के बावजूद उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी गई। टैक्सेशन को इंक्रीज किया गया, बहुत सारे समाचार पत्रों और मीडिया पर सेंसरशिप लगाए गए और फोर्स रिक्रूटमेंट किए गए फ्रेंच आर्मीज में और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव भी चेंजेस लाया गया। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद अब हम सही रूप में देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने
पहले ही देखा कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई छोटे छोटे साम्राज्यों में भागों में बटे हुए थे। ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज था। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मीन्स, उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो निरंकुश हो, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर अंकुश ना हो, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। और इस मोनार्कीज में लोगों को डाइवर्स कर दिया गया। पूरे यूरोप में कई शासकों की शासन व्यवस्था देखी गई। हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया हंगरी पर अपना शासन कायम किए हुए था और डिफरेंट पैचवर्क वहाँ पर किया गया। हंगरी में भी वहाँ कई भाषाएं बोली जाती थी और उन पर कई शासकों का शासन था। इस तरह से यूरोप के हर एक भागों पर अलग अलग साम्राज्यों का शासन था जो अपने अपने शासन के अधीन थे। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का प्रादुर्भाव होता है, उद्भव होता है। एक नया मध्यम वर्ग सामने आता है जो सोशली और पॉलिटिकली रूप से वो काफ़ी मजबूत थे और पूरे मिडिल क्लास को वो डोमिनेट करते थे। सारे मध्यम वर्गों का उनके ऊपर पकड़ था। और इस जो सोशली पॉलिटिकल लैंडेड ग्रुप के लोग थे उसमें ये लोग पूरी तरह से यूनाइट थे और ये लोग अपने शहरों के अलावे सुदूर प्रांतों में भी अपना प्रभाव जमा रहे थे। ये लोगों की भाषा फ्रांसीसी थी और ये काफ़ी डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी के माने जाते थे। और लेकिन क्या था कि फ्रांस में जो बहुसंख्यक थे, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, वो पीजेंट थे, यानी किसान वर्ग थे। और इंग्लैंड में चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, फ्रांस और जर्मनी में भी धीरे धीरे यहाँ भी औद्योगिकरण हुए। 19वीं सेंचुरी तक आते आते यहाँ भी औद्योगिकरण देखा गया। और जब औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो समाज के अंदर दो ग्रुप दिखे गए। एक ग्रुप मिडिल क्लास कहलाता था जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स थे, और एक लेबर ग्रुप माना जाता था। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस के लोग थे। लिबरल मिडिल क्लासेस अब जो बात करते हैं वो है लिबरल नेशनलिज्म से, यानी उदारवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब ये हुआ, लिबरल लाइबर शब्दों से बना है जिसका अर्थ है स्वतंत्र विचारधारा और बड़ा ही उदार विचारधारा। तो एक ऐसी राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो उदार हो, जिसके विचार स्वतंत्र हो। लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड लाइबर से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्री, आज़ाद। और एक नई मिडिल क्लासेस जो सामने आई जिसके मकसद थे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबको स्वतंत्रता और समानता मिले, कानून के समक्ष सबको समान रूप से देखा गया। पॉलिटिकली लिबरलाइज का मतलब हुआ कि गवर्नेंस बाय कंसेंट, शासन जो है वो नागरिकों के अनुमति और उनके विचारों से, उनके ओपिनियन के द्वारा चलाया जाए, और साथ साथ आम लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार समान रूप से सबों को दिया जाए। 19th और 20th सेंचुरी में जो नॉन प्रॉपर्टीड थे उनको वोटिंग राइट फ्रांस में नहीं दी गई थी, यानी ऐसे लोग जो धन संपदा वाले नहीं थे उनको वोटिंग राइट नहीं दी गई। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब ये हुआ कि व्यापारी जो व्यापार करते हैं उनके अंदर स्वतंत्रता हो, अपने व्यापार करने के लिए किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो। और इस तरह से आगे फिर देखते हैं कि जर्मनी जो है वो लगभग 39 स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन में बटा हुआ था। छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे जिनके अपने करेंसी थे, अपने वेट एंड मेजरमेंट था। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ वो पूरा नहीं हो पा रहा था। वहाँ आर्थिक विकास में बड़े अवरोधक थे। 1834 में इस अवरोधक को दूर करने के लिए
इस रुकावट को दूर करने के लिए, इस ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन को स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था जॉल्वेरिन। और ये जॉल्वेरिन फॉर्म किया गया ताकि वहाँ जो बैरियर्स है, जो व्यापार के रास्ते में जो बाधाएं हैं, उसको दूर किया जाए। और ऐसा हुआ भी। जॉल्वेरिन के वजह से वहाँ व्यापार काफ़ी सुविधा और सुगम पूर्वक चलता रहा। वहाँ कई तरह के करेंसीज थे, कई तरह की मुद्राएं थीं। उनको लगभग 30 तरह की मुद्राएं पूरे यूरोप में और फ्रांस में उन दिनों चला करती थी, चलन में थी। उनको घटाकर 30 से मात्र 2 करेंसीज को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1815। नए संकीर्ण विचारधारा 1815 में आगे बढ़ता है, जिसमें संकीर्ण विचारधारा के लोग थे। और इस टॉपिक्स में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से संकीर्ण विचारधारा की संस्थाएं आगे बढ़ी, मोनार्की और सोशल हायरार्की को किस तरह से इम्पोर्टेंस दिया गया। A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies in Europe. एक आधुनिक सैनिक और योग्यतापूर्व योग्य ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, साथ ही साथ डायनेमिक इकोनॉमी को ग्रोथ करते हुए, फ्यूडलिज्म को समाप्त करते हुए, बेगारी प्रथा को समाप्त करते हुए, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थे 1815 ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट collectively. Treaty of Vienna signed with the object of undoing most of the changes during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasties was restored to power in France. A series of set up on the boundaries of France. Kingdom of Netherlands was set up in north. Germany Confederation left untouched. Russia given part of Poland, while Prussia given a portion of Saxony. Their conservative regimes were autocratic, did not tolerate criticism. Most of them imposed censorship on newspaper, books, songs, and reflecting the ideas of liberty and freedom. Memory of French Revolution continued to inspire the liberates. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1815 में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या सुधार आए, किस तरह की चेंजेस आए, किस तरह की व्यवस्था है। हमने पिछले क्लासेस में इसके पूरे डिटेल्स बता दिया गया था, और अब तुमको उस सिनॉप्सिस में समझना होगा, उसे दोहराना होगा। हम वही काम कर रहे हैं ताकि तुमको याद रहे और तुम इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करोगे। उसके बाद आता है क्रांतिकारियों का दौर, द रिवॉल्यूशनरीज। The 1815 fear of repression drove many liberal nationalists to underground. Secret societies formed to train revolutionaries and spread their ideas. Revolutionaries committed to oppose monarchical forms and fight for liberty and freedom. Believed creation of nation states necessary. On such Italian revolutionary Giuseppe Mazzini in 1807 became member of secret society Carnevori. At the age of 24 sent to exile, founded 2 more underground societies, that is Young Italy in Marseilles and Young Europe in Bern. Mazzini fighting for unification of Italy. Unification could be the basis of Italian liberty. On this basis, secret society formed in Germany, France, Switzerland and Poland. तो क्रांतिकारियों के दौर में 1815 के बाद से कई संस्थाएं बनने लगी, और कुछ संस्थाएं गुप्त रूप से बनने लगी, जिसे सीक्रेट सोसाइटीज़ कहा जाता है। इन गुप्त रूप से अपनी कार्यवाही शुरू कर दी, जिसमें जूसेपी मैज़नी का नाम आता है। इटली का महान क्रांतिकारी नेता था, जिसने आगे चलकर यंग इटली और यंग इटली के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया, और उसमें नौजवानों को भर्ती करके
क्रांति के लिए उनको ट्रेन किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और इस तरह से क्रांतिकारियों का दौर चलता रहा। वैसे बता दें कि राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ तक हमने रिवीजन किया, इसका डिटेल्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसको फिर से हम दोहरा रहे हैं ताकि तुम फिर से उसको किताब में ध्यान दो कि हमने जो डिटेल्स पढ़ाया था वो सारी बातें फिर से याद हो जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, निकट भविष्य में तुम्हारा ऑनलाइन यूनिट टेस्ट होने जा रहा है। अभी डेट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। तुम लोग सब अपना तैयारी जारी रखो, पढ़ाई जारी रखो। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी अच्छी तरीके से घर में स्टडीज़ करो, सारा रिवीजन करो। रिवीजन हम भी करवा रहे हैं ताकि तुमको याद हो। ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स के होंगे। सोशल साइंस, हिस्ट्री सिविक्स 20 मार्क्स, ज्योग्राफी 20 एंड इकोनॉमिक्स 20। इसकी तैयारी होनी चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और ये तभी उसका आंसर सटीक कर सकते हो जब उसकी पूरी जानकारी तुम्हें होगी। यानी तुम्हारा सेल्फ स्टडीज़ बहुत ही ऑनेस्टली होना चाहिए और इससे तुमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितना हमारी तैयारी क्या है, किस लेवल का है, और उसी तरीके से तुम्हारा मार्क्स भी ऑब्टेन होगा। तो बच्चों आज यहीं तक, और कल नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की टॉपिक्स को हम रिवीजन करेंगे। और ये फिर बता दें कि अपनी पढ़ाई जारी रखो, रिवीजन करना शुरू कर दो ताकि हर टॉपिक्स को दिमाग में रखे, क्योंकि सवाल हर एक टॉपिक से होगा, इंटरनली होगा और ये एनसीईआरटी बुक्स पर रिलेटेड होगा। इसकी सारी जानकारी तुमको पहले भी दिया जा चुका है। केवल चैप्टर्स को ठीक तरीके से स्टडीज़ करते रहना। टिल देन, थैंक यू।